अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26. कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. फर्स्ट इज मोबिलिटीज ऑफ द अल्कली मेटल आयंस in aqueous solution are lithium positive less than Na positive less than K positive then rubidium positive and cesium positive. तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है. और देखिए नॉर्मली आप ये सोचेंगे कि लिथियम पॉजिटिव जिसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए वो सबसे फास्ट भागना चाहिए. ठीक है. मोबिलिटी का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में कौन सा आयन कितना फास्ट मूव कर पा रहा है. तो जितना छोटा पार्टिकल होता है जनरली उसकी मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है. तो वहाँ से अगर हम देखें तो लिथियम पॉजिटिव सबसे छोटा होना चाहिए और इसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए. तो ऐसा क्यों है कि इसका ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स है. सीजियम पॉजिटिव की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है जो कि हमारे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कैटायन है. ठीक है. तो इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पॉइंट पे, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन की बात की जा रही है. जो आप साइज माइंड में सोच रहे हैं वो आयनिक साइज है, आयनिक रेडियस है गैसेस स्टेट में. एक्वस फेज में जाके साइज चेंज हो जाता है. देखिए एक्वस फेज में जाके क्या होता है, यहाँ पर इस डायग्राम पे अगर हम देखें जैसे सोडियम पॉजिटिव है तो सोडियम पॉजिटिव को पानी में सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में इसको घेर लेंगे चारों तरफ से, तो इसकी हाइड्रेशन हो जाएगी. ठीक है. हाइड्रेशन से क्या होता है, अब जो इसका साइज काउंट होगा वो सिर्फ ये साइज काउंट नहीं होगा, ये तो आयनिक रेडियस था. अब जो साइज काउंट होगा वो होगा इसका हाइड्रेटेड रेडियस. ठीक है. और जितनी अच्छी हाइड्रेशन होगी उतना ही हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ेगा. क्योंकि देखो जितनी छोटी चीज़ है उसको घेरना उतना आसान होता है. लिथियम पॉजिटिव सबसे छोटा है, उसको बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं और उसकी हाइड्रेशन बहुत अच्छी होती है. तो बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको घेर लेते हैं इसलिए उसका जो हाइड्रेटेड स्फेयर है या हाइड्रेशन स्फेयर वो बहुत बड़ा होता है. इसीलिए ओवरऑल साइज उसका बड़ा हो जाता है एक्व सॉल्यूशन में जाके. पर बड़े आयन सीजियम पॉजिटिव को घेरना उतना आसान नहीं है. ठीक है. तो बड़े आयन की हाइड्रेशन हमेशा कम होती है तो सीजियम पॉजिटिव को कम वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे जिससे कि उसका जो हाइड्रेटेड रेडियस है वो थोड़ा छोटा बनता है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आयनिक रेडियस की बात करें तो लिथियम पॉजिटिव सबसे छोटा है और सीजियम पॉजिटिव सबसे बड़ा है. ठीक है. तो आयनिक रेडियस के अकॉर्डिंग तो अगर गैसेस फेज में मोबिलिटी चेक की जाएगी तो लिथियम पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ये सबसे छोटा है. पर हाइड्रेटेड फेज में सबसे छोटा होने की वजह से लिथियम पॉजिटिव की हाइड्रेशन सबसे अच्छी होती है इसलिए इसका हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसकी मोबिलिटी सबसे कम हो जाती है क्योंकि मोबिलिटी इसके साइज के बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी. ठीक है. तो मोबिलिटी लिख देते हैं हम. तो मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगी सीजियम पॉजिटिव की, देन रुबिडियम पॉजिटिव, के पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड लिथियम पॉजिटिव. तो ये रीज़न है. ठीक है. अब सेकंड इज द लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल टू फॉर्म अ नाइट्राइड. लिथियम ही अल्कलीज में नाइट्राइड बनाता है Li3n और कोई नहीं बनाता. सोडियम पोटाशियम कोई भी नहीं बनाता. ठीक है. उसके बाद जो बनाते हैं वो है सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो लिथियम ऐसा क्यों करता है, तो लिथियम से पूछते हैं. देखो कोई भी प्रोडक्ट तभी बनता है अगर वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है. तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होगी तो वो बनेगी क्यों, क्योंकि एवरीथिंग हैपन्स टू अचीव स्टेबिलिटी. कंपाउंड क्यों बनते हैं, स्टेबिलिटी के लिए. ठीक है. तो फॉर्मेशन ऑफ Li3n को भी हम थर्मोडायनेमिक के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नाइट्रोजन में आपने पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है. नाइट्रोजन में हम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करवा के N3 नेगेटिव बना रहे हैं. 3 एडिशनल इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो जाएगी नाइट्रोजन के अंदर. 3 एक्स्ट्रा आ गए, उनके लिए जगह तो नहीं थी. ठीक है. तो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने पे एनर्जी रिलीज तो नहीं होगी, उल्टा देनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती उनको रखना पड़ेगा वहाँ पे. तो इट्स अ हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है. तो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना नाइट्रोजन में हाईली एंडोथर्मिक होता है. इसीलिए नाइट्राइड N3 नेगेटिव किसी ऐसी चीज़ के साथ कंबाइन करना चाहता है जिसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाए. ठीक है.
तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, तो ये जो एंडोथर्मिक पार्ट है वो उस एक्सोथर्मिक पार्ट के साथ बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो एंड विद द लार्ज, अब सोडियम पॉजिटिव है, पोटाशियम पॉजिटिव और बाकी जो आयंस हैं अल्कली के, उनका साइज थोड़ा बड़ा है, तो उसकी वजह से उनके साथ कंपाउंड बनाने में या नाइट्राइड बनाने में जो लैटिस एनर्जी निकलती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जिससे ये लार्ज एंडोथर्मिक वैल्यू जो है ये कंपनसेट हो जाए। पर लिथियम पॉजिटिव क्योंकि सबसे छोटा है तो इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा बहुत स्ट्रांग बनेगा, लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए ये लैटिस एनर्जी इसकी हाई डेल्टा एच फॉर्मेशन को कंपनसेट कर देती है, इसीलिए सिर्फ लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है। और ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्यों बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्यों बनाता है, कैल्शियम क्यों बनाता है, उनमें भी यही होता है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का साइज़ बहुत छोटा होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव का बहुत छोटा होगा, तो छोटे साइज़ की वजह से उनकी जो लैटिस एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, तभी वो नाइट्राइड की जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है उस एंडोथर्मिक पार्ट को बैलेंस कर पाते हैं। अब थर्ड पूछा गया कि ई नॉट वैल्यू, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है M2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, इन तीनों के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बहुत कम वेरिएशन है इन तीनों में। तो ऐसा क्यों है, जबकि अल्कली में तो उन सब में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है, पर अल्कलाइन अर्थ मेटल के इन तीनों में ऑलमोस्ट बराबर ई नॉट की वैल्यूज़ हैं, पर आयन का साइज़ तो डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि पहले तो आप मेटल को किस में कन्वर्ट करोगे, गैसेस स्टेट में लेके जाओगे, गैसेस स्टेट के बाद उससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करा के उसका आयन बनाओगे, उसके बाद उसको एक्वस फेज में डाल के M2 पॉजिटिव एक्वस बनाओगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। मेटल को पहले आपने उसका एक एटम को अलग किया गैसेस स्टेट में, उस गैसेस स्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ लगी, डेल्टा एच वेपराइजेशन यहाँ लगा, और इस M2 पॉजिटिव को पानी में डाला तो हाइड्रेशन एनर्जी वहाँ पर निकली। ये 3 जो एनर्जीज़ हैं इन तीनों पे डिपेंड करता है कि ई नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो हो सकता है कि किसी एक के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम थी, ठीक है, पर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो गई, या आयनाइजेशन किसके लिए ज़्यादा थी तो हाइड्रेशन कम होगी। तो मतलब इन तीनों का जो नेट रिजल्टेंट है वो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों टर्म्स कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम के लिए कांस्टेंट है, किसी के लिए एक ज़्यादा होगी तो दूसरी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप अल्टीमेटली लिख सकते हैं कि इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ई नॉट की वैल्यू। तो इन 3 मेटल्स के लिए इन तीनों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट आता है वो ऑलमोस्ट बराबर आता है, इसीलिए ई नॉट की वैल्यू भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, स्टेट एज टू वाई अ सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज अल्कलाइन। सिंपल क्वेश्चन है, Na2CO3 किससे बना, NaOH और H2CO3 से। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 कार्बोनिक क्या है, वीक एसिड। तो जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनेगा ऑब्वियसली वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। यही हमने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में कि जब भी सॉल्ट बनता है उसका कैरेक्टर उस पर डिपेंड करता है जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। तो यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो सॉल्ट बनेगा उसका कैरेक्टर भी बेसिक ही होगा, ठीक है। और ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके हाइड्रोलिसिस से। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा तो इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपके पास NaHCO3 फर्स्ट स्टेप में और NaOH। तो क्या मिल रहा है आपको प्रोडक्ट में, एसिड तो नहीं मिल रहे, बेस ही मिल रहा है ना, ठीक है। और NaHCO3 भी अगर फर्दर फिर से इसका हाइड्रोलिसिस दोबारा हो जाए तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा H2CO3 प्लस फिर से NaOH मिल जाएगा। तो H2CO3 तो बहुत वीक एसिड है, जबकि 2 बार NaOH जनरेट हो रहा है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH इट इज़ बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि सिंस इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड हैंस इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट एंड इट क्रिएट्स अ बेसिक सॉल्यूशन ड्यू टू इट्स हाइड्रोलाइसिस इन वाटर, ठीक है। पानी में हाइड्रोलाइसिस के बाद ये बेसिक सॉल्यूशन देता है क्योंकि NaOH बनाएगा, OH नेगेटिव देगा।
अब सेकेंड पार्ट, अल्कली मेटल्स आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड्स। मतलब सोडियम को निकालना है आपने तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, लिथियम को निकालना है तो LiCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, पोटेशियम को निकालना है तो KCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। मतलब इनके फ्यूज्ड, मतलब इनके लिक्विड स्टेट में इनको मेल्ट करके उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। कभी आप NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करते, कभी भी नहीं करते। रीज़न क्यों है? क्यों इनको इनके फ्यूज्ड क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से ही बनाते हैं। देखो पहला रीज़न ये है, अगर आप सोचोगे कि Na2O को किसी रिड्यूसिंग एजेंट से हम ट्रीट करें और वो रिड्यूस करके सोडियम को अलग कर दे और खुद अटैच हो जाए, ठीक है, मान लो रिड्यूसिंग एजेंट आपका Z है तो ये ZO बन जाए, इसका ऑक्साइड बन जाए और सोडियम बाहर निकल जाए, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तब काम करेगा अगर इसकी रिड्यूसिंग पावर सोडियम से ज़्यादा होगी। जबकि अल्कली मेटल्स सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाएगा तो जो लेफ्ट वाले हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इससे स्ट्रॉन्ग तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिलेगा। तो इनके ऑक्साइड से अल्कली को डिस्प्लेस कर दे ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं मिलता। तो एक लिमिटेशन यहाँ होगी कि ऐसा काम नहीं कर सकते। सेकंड, अगर मैं बोलूँ NaCl एक्वस था और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें Na नहीं मिलता। Na पॉजिटिव की जगह पानी इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है कैथोड पे, तो इसमें जो आपको मिलेगी वो प्रोडक्ट मिलेगा Cl2 मिलेगा एनोड पे और H2 मिलता है कैथोड पे, सोडियम मिलता ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बनाए, एक ऑप्शन ये है। दूसरी H2O 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2+2OH नेगेटिव बनाए, दूसरी ऑप्शन ये है। ये दो रिएक्शन आपस में कंपीट करते हैं, दोनों में रिडक्शन हो रही है। ये रिएक्शन हो जाता है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब अगर आप पानी को बीच में रखोगे तो पानी खुद रिड्यूस हो जाएगा, Na पॉजिटिव को रिड्यूस नहीं होने देगा, K पॉजिटिव को भी होने नहीं देगा। इसीलिए अल्कली के कंपैरिजन में पानी खुद रिडक्शन शो कर देता है कैथोड पे जाके, तो सोडियम आपको वैसे नहीं मिला। बाकी अगर किसी जुगाड़ से या किसी भी तरीके से हमने सोडियम बना भी लिया तो सोडियम पानी में जाके फिर से क्या करेगा? NaOH बना देगा, क्योंकि सोल्यूशन तो आपका एक्वस है। तो अल्कली मेटल को एक्वस सोल्यूशन में तो आप वैसे भी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर बनेगा तो वो इमीडिएटली हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा पानी के साथ। तो ये रीज़न है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने मेल्ट या मोल्टन क्लोराइड्स के इलेक्ट्रोलाइसिस से ही बनाया जाता है। ठीक है, दैट पार्ट इज क्लियर। एंड सोडियम इज वाई सोडियम इज फाउंड टू बी मोर यूजफुल देन पोटाशियम। तो इसमें आप डायरेक्टली कहानी ये लिख सकते हैं कि सोडियम का काम क्या होता है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि सोडियम आयंस आर दे हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ब्रेन में बनते हैं या हमारे फ्लूइड्स में बनते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की ट्रांसमिशन में सोडियम आयंस हेल्प करते हैं। दे रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स, तो मेम्ब्रेन्स के अंदर बाहर पानी का फ्लो जो है वो मेंटेन करते हैं। शुगर की ट्रांसपोर्टेशन में, अमीनो एसिड्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए सोडियम इज़ बेटर देन पोटाशियम। ठीक है, तो ये आप तो डायरेक्टली NCERT से ये पैराग्राफ पढ़ के लिख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है Na2O2 प्लस वाटर, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। ठीक है, पर इसमें एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सी है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। तो अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ा था Na2O2 प्लस 2H2O, अगर वो अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस पे हो तो वो 2NaOH प्लस H2O2 देता है। पर यही रिएक्शन 2Na2O प्लस 2H2O अगर आप रूम टेम्परेचर पे करवाएंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये 4NaOH प्लस O2 देता है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो हो सकता है कि कुछ बुक्स में आपको ये वाला रिएक्शन दिया हो आंसर में, कुछ में ये दिया हो, आप दोनों लिख दो, बेटर है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से दोनों रिएक्शन हो सकते हैं। सेकेंड इज KO2 एंड वाटर। ठीक है, सुपर ऑक्साइड को पानी के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? सेम चीज़ जो ऑक्साइड में बनता है वही रिएक्शन यहाँ पर भी होगा। तो 2KO2 प्लस 2H2O पानी में डालने पे हाइड्रोक्साइड ही बनेंगे। हाँ,
पर साथ में H2O2 और O2 बनता है। तो इसका ये बहुत फ़ायदा है कि जो सुपर ऑक्साइड्स हैं वो किसी भी एरिया से अगर वहाँ मॉइस्चर होगा उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड होगी, मतलब अगर आपका वो एरिया में सफोकेशन है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी नहीं है और आप सुपर ऑक्साइड यूज़ करते हैं, तो सुपर ऑक्साइड पहली बात आपकी एयर से मॉइस्चर को निकाल देगा और जो आपको प्रोडक्ट बना के देगा उसमें O2 गैस निकलेगी, तो आपको ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन भी ये बना रहे हैं। तो इसकी वजह से सबमरीन्स में या ऐसे लेस वेंटिलेटेड एरियाज में सुपर ऑक्साइड्स को यूज़ करते हैं। थर्ड इज Na2O एंड CO2। Na2O क्या है? बेसिक ऑक्साइड है। CO2 कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये क्या बनेगा? Na2CO3। दैट्स द आंसर। So that completes the question number 28, and in the next lecture we will solve the rest 4 questions.